अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष सितंबर से दोनों पक्षों ने एक दूसरे के साथ मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक चैनल्स द्वारा संवाद स्थापित कर रखा है। हमारा यह लक्ष्य है कि एलएसी पर डिसएंगेजमेंट तथा यथास्थिति यानी स्टेटस को हो जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सदन को ज्ञात है कि चीन ने अनधिकृत तरीके से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 38,000 स्क्वायर किलोमीटर पर 1962 के संघर्ष के समय से कब्जा बना लिया है। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान ने अनधिकृत तरीके से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भारत की लगभग 5,180 स्क्वायर किलोमीटर भूमि तथा सीनो पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट 1963 के तहत चीन को दे दिया है। इस प्रकार चीन का 43,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा भारत भूमि पर अनधिकृत कब्जा है। चीन पूर्वी क्षेत्रों में भी अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भी कई वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। और अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद भी एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे ये बताते हुए अध्यक्ष महोदय गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में विपक्ष के बारे में बोला था कि विपक्ष आंदोलन की बात कर रहा है, मगर जो कृषि कानून है उनके कंटेंट के बारे में और उनके इंटेंट के बारे में विपक्ष नहीं बोल रहा है। तो मैंने सोचा आज प्रधानमंत्री जी को खुश करें और जो 3 किसान के बिल हैं, खेती के बिल हैं, उनके कंटेंट का और इंटेंट का की बात करें। पहले कानून का कंटेंट है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी, फल खरीद सकता है, जितना भी खरीदना चाहता है खरीद सकता है। तो अगर खरीदी देश में अनलिमिटेड खरीदी होगी तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी में कौन जाके खरीदेगा? तो पहले कानून का कंटेंट मंडी को खत्म करने का है। दूसरे कानून का कंटेंट क्या है कि बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोर करना चाहते हैं
वो स्टोर कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं, जितना वो होल्ड करना चाहते हैं कर सकते हैं। दूसरे कानून का कंटेंट, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म करने का। दूसरे कानून का कंटेंट, जमाखोरी को अनलिमिटेड तरीके से हिंदुस्तान में चालू करने का। अब तीसरा भी कानून है। तीसरा कानून का कंटेंट, जब एक किसान हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति के सामने जाकर अपने अनाज के लिए, अपनी सब्जी के लिए, अपने फल के लिए सही दाम मांगे तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। इस बजट में एक आशा दिखती है, आशा नए भारत के निर्माण की, आशा सशक्त भारत की, आशा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की। I see a hope for new India, a stronger India and a self-reliant India in this budget, sir. And I would like to thank the Honorable Finance Minister, because this is going to set the path for an economic and manufacturing powerhouse, to India make an economic and manufacturing powerhouse. वो सब इस बजट में निर्णय लिए गए, वो प्रावधान किए गए कि देश को आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा सकें। गरीब माँ के बेटे ने जमीनी स्तर से राजनीति करते हुए संगठन से सरकार तक आकर जब काम किया तो हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे कम समय में सबसे ज्यादा गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। कुछ लोग गरीबी पर राजनीति करते रहे, रोटी बांटने का राजनीति करते रहे, रोटी ज्यादा कैसे बने उस पर कभी विचार नहीं किया, क्योंकि इनकी राजनीति ही उससे चलती थी। गरीबों को शौचालय भी बना कर दिया तो मोदी जी ने, पक्का मकान हर गरीब को बना कर दे रहे तो नरेंद्र मोदी जी, हर गांव तक बिजली पहुंचाई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, हर घर को बिजली का कनेक्शन दिया तो मोदी सरकार ने, एलईडी के बल्ब दिए तो मोदी जी की सरकार ने, अब हर घर को नल और नल से स्वच्छ जल देगी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी। हर परिवार को, हर व्यक्ति को बैंक खाता दिया, 45 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने। गरीब को रुपए डेबिट कार्ड दिए तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। जहां दुनिया पेपर करेंसी से प्लास्टिक करेंसी की ओर जाती थी, अध्यक्ष जी, मोदी जी के नेतृत्व में हमने पेपर करेंसी से डिजिटल करेंसी की ओर एक नई छलांग लगाई और यूपीआई भीम की चर्चा आज पूरी दुनिया भर में भारत की एक बड़ी उपलब्धि के रूप में, सॉफ्ट पावर के रूप में होती है। मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले कल कहा कि मंडी व्यवस्था है और रहेगी, लेकिन मंडी व्यवस्था के अलावा भी ऑप्शन दी जा सकती, कोई कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है। आप चाहे मंडी में जाएं, आप चाहे मंडी से बाहर किसी के पास जाएं। अरे कहीं ये कानून लिखा है कि राहुल गांधी वहीं से लड़ेंगे, अमेठी से जहां चुनाव हारे वायनाड नहीं जा सकते? राहुल गांधी कहीं से जाकर चुनाव लड़े, लेकिन देश का किसान, अमेठी का किसान वायनाड में जाके सामान नहीं बेच सकता। ये कहां पर लिखा है? उनके लिए अधिकार नहीं है, वो कहीं पे भी जाके लड़ सकते हैं, लेकिन किसान को जाकर कहीं पर अपना सामान बेचने का अधिकार नहीं। Initially, there was some skepticism about the severity of the pandemic, especially in my state of Andhra Pradesh,
where the careless attitude led the state to initially become a hotspot, not just in the country, but at one time, even in the world, madam. India, at one point of time, India had the highest number of cases in the world, and at the same time, AP had the highest cases in India, madam. Madam, आप लोग बैठ thankfully, जाइए। madam, Please, आप what is लोग this, बैठ madam? जाइए। बोलने दीजिए। Thankfully, जब the गलती state को government बोलने has दीजिए। been able to bring it under control by acknowledging and improving its testing performance, madam. My only point is that suffering could have been avoided and brought down had the state government and the YSR Congress leaders been better prepared at the start and not taken such a careless attitude, madam. Madam, proper planning and early involvement of the stakeholders could have avoided the migrant crisis also, madam. One lesson that we have learned from both the Please, demonetization बैठ जाइए। and the sudden lockdown is that any massive exercise that needs to be undertaken cannot be done with a midnight call, madam. This approach has led to avoidable human suffering and crisis, madam. Exercises as bold and brave as these need to be planned, and people need to be taken into confidence in advance before embarking on such endeavors. Farmers' crisis is another example where a collaborative effort with the stakeholders was not followed. इस बजट में आधारभूत संरचनाओं के लिए 5,24,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करना, इतने जबकि हम 3 मिनी बजट पहले भी प्रस्तुत कर चुके हैं, यह बताता है कि इस समय भी इंडिया इस आपदा को भी हम एक अवसर के रूप में ले रहे हैं और हम नए ऊंचाइयों के लिए भारत को नए ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम मुफ्त में राशन भी दिए 8 महीने और एमएसपी की राशि भी हम लगातार बढ़ा रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं एक अजीब आंदोलन देख रहा हूँ। यह पहला आंदोलन है जो कि आढ़तियों के ऊपर अर्थात सरकार द्वारा नियुक्त दलालों को किस तरह से फेवर मिले उसका यह आंदोलन देखने को मिल रहा है। यह आंदोलन देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मंडियों से सरकार टैक्स वसूल कर सके, यह सुविधा क्यों जारी है, यह देखने के लिए इस आंदोलन में हमें देखने को मिल रहा है। हम कह रहे हैं कि किसान अपने घर से कहीं भी अनाज बेच सकता है, वो कह रहे हैं कि नहीं, किसान जब भी बेचेगा तो मंडी में बेचेगा जिससे कि हम टैक्स वसूल कर सकें। हम लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात इन्होंने की, 3 कानून बोल दिया माननीय बुजुर्ग युवराज जी ने, पर एक शब्द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं बोला। लगता है कि तीनों कानून की भाषा ही में भूल गए कि ये कहाँ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर किसी कानून ने गलत किया है तो वह पंजाब ने गलत किया। पंजाब ही एकमात्र प्रदेश है जहाँ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है और अगर किसान उसकी पूर्ति नहीं करता है तो वह जेल जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं, हम अगर किसान निकलना चाहे तो वह निकल सकने की व्यवस्था है और फसल खराब हो जाए तो व्यापारी की जिम्मेवारी रहेगी। उसके बावजूद भी क्यों आंदोलन हो रहा है यह हम सभी के समझ से परे है। और हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि माननीय नेताजी PIL डालते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि जरा बताओ इस कानून में कौन सा क्लॉज है जो कि सरकार किसानों के खिलाफ है, एक शब्द भी आप PIL में बोलने में सफल नहीं हो पाते हैं। जहां हमने 1000 नई मंडियां जो ई मंडी से जोड़े, जो मंडियां हैं APMC की, उनको ई मंडी बनाने के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव किया है। वहीं 22 ऐसे परमिसेबल आइटम जो जिनमें खराब होने का खतरा रहता था, पहले केवल आलू प्याज और टमाटर उसमें शामिल थे, उसको भी हमने शामिल किया है। और इसका जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी जो थी वो पिछली बार हमने शुरुआती दौर में शुरू की थी। 1 करोड़ का ही बजट एक्युलेशन था, उसमें 100% की वृद्धि दर करके 100 करोड़ का अब की बार उसमें हमने बजट दिया है। और इसका सीधा प्रभाव हम लोगों को खेती के क्षेत्र में जो ऐसी फसलें थीं जो खराब होने का जिनको डर था, उसमें वेयर हाउस वगैरह का उसमें फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ साथ जो हमारे चाय के किसान थे उनको हमने 1000 करोड़ रुपया, जो मजदूर थे चाय के क्षेत्र में काम करते थे और प्लांटेशन जो करते थे, उनके लिए 200 करोड़ रुपया अलग से किया है, जिसमें 11 लाख ऐसे मजदूर, जिसमें 6,23,000 महिलाएं हैं, उनको उसका सीधा लाभ होने वाला है। इसके अलावा माननीय सभापति जी, मैं शुगर केन के क्षेत्र से आता हूँ। सरकार ने हमारे जो गन्ना किसान हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक सुविधा दी है। हम लोगों ने रेक्टिफाइड स्पिरिट, अल्कोहल और एथनॉल का डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़े।
हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े, उसके लिए इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं। इसके साथ ही साथ इस बजट में गन्ना किसानों के लिए 4,150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे सीधे सीधे 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधा लाभ होने वाला है। ये तो करते आती है मर्कजी सरकार, केंद्र सरकार। एक एग्रीकल्चर सेस लगाया गया, देखिए इससे सेस इन इफेक्ट है अगेंस्ट फेडरल प्रिंसिपल्स, क्योंकि सेस तो काउंट नहीं होता है ना उस पूल में, उस किटी में, जो डिवोल्यूशन के जो किटी होती है उसमें ये सेस उसको जमा नहीं किया जाता है। जो हमारी फार्मूला है 5941, वो 5941 में शामिल नहीं होता, और ये सेस सारा हड़प कर जाती है जो केंद्र सरकार है, और उससे क्या है, डिसएम्पावर हो जाते हैं स्टेट्स और फेडरल। वित्त मंत्री जी का मैं अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये बजट एक ऐसे दौर में आया है जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे दौर में जहां एक और हमारी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाकर आम जनमानस के जीवन को सुरक्षित करने के प्रबंध किए हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वैक्सीन के माध्यम से देश की पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, यह सामान्य उपलब्धि नहीं है कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना महामारी के दौर में भारत के अंदर मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा रहा, और इसके साथ ही अब हमारी अर्थव्यवस्था में भी ग्रीन शूट्स नज़र आने लगे हैं। IMF ने 11% ग्रोथ रेट की बात की है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी इसे दर्शाया गया है। हमारे GST का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है और इकोनॉमी वी शेप रिकवरी के संकेत दे रही है। हमारे बजट का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ना है। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा और प्रधानमंत्री महोदय भी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन जो इकोनॉमी की हालत इस सरकार ने की है, चाहे वो नोटबंदी के जरिए हो, चाहे फ्लॉड GST इम्प्लीमेंटेशन के जरिए हो, या इनसेंसिटिव 4 आवर नोटिस का लॉकडाउन लगाने के जरिए हो, मुझे तो नहीं लगता $5 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी हो सकती है। मैं जानना चाहूँगा आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से कि डिड शी मीन US डॉलर्स और डिड शी मीन ऑस्ट्रेलियन और कनेडियन डॉलर्स? शी हैज़ टू स्पेसिफाई दैट। इसके अलावा एजुकेशन में हम लोग सब लोग चाहते थे कि एजुकेशन का जो बजट हो वो 6% हो GDP का। पिछले साल 40 लोकसभा MPs और 32 राज्यसभा MPs ने लिख के आदरणीय एजुकेशन मिनिस्टर को लिख के दिया कि मेहरबानी करके इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि एजुकेशन एक बुनियाद है सोसाइटी की तरक्की के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछले साल लगभग 3% एजुकेशन का बजट था, वो घट के और इन्होंने 93,000 करोड़ से 99,000 करोड़ से इन्होंने 93,000 करोड़ कर दिया। आप मुसलमानों को पढ़ने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्टल्स खोलिए। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, हज की सब्सिडी आपने बंद कर दिए है, कितने स्कूल्स, कितने कॉलेजेस और कितने हॉस्टल्स खोले गए हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हम ये कहते हैं वित्त मंत्री जी कि हम ये कहते हैं, बड़ा गर्व कहते हैं कि हमारा देश कितना आगे जा रहा है। पेट्रोल और डीजल के मामले में हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं? हमारे से आगे कौन कौन देश है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, जिसमें नेपाल है, भूटान है, जिसमें मलेशिया है और जिसमें पाकिस्तान है। ये सभी देशों के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या है आप अच्छी तरह से जानते हैं। Tries to oppose the budget proposals for the year 2021-22 because it is anti-people, pro-corporates and anti-poor and resulting in crony capitalism. That is the main objection which I would like to raise. Sir, on a mere perusal of the budget proposals for the financial year 21-22, it can be described as India is showcased for sale. This is the mere perusal. We can very well describe this budget. India is showcased for sale because rampant privatization, disinvestment of all the public sector undertakings, and also monetization of the assets of the country, and also creation of a asset reconstruction company and asset management company. All these are indicators of sell out of the country, wholesale of the country. That is the resulting effect of this.
Sir, due to this policies, that is economic policy which is being pursued by the NDA government during the last 6 years, it is seen that the share of the ownership of the country's assets by the top 1% grew from 58% to 73% in 1 year, that is between 2018 to 2019. That means, sir, 73% of the country's wealth is owned by less than 1% of the total population of the country. Till 2018, it was 58%. That has been increased to 73% within 1 year, means the fiscal policy of the NDA government as well as the budget proposal for all these 6 years are benefiting the corporates, and it is resulting in crony capitalism. बजट देश को जोड़ने का बजट है, आत्मनिर्भर बनाने का बजट है, देश को तोड़ने का बजट नहीं है। देश जुड़ता है तब जब महामारी दस्तक दे देश पर और देश का प्रधानमंत्री ये चिंता करे कि देश का एक भी गरीब रात को भूखे पेट ना सोए। और गरीब कल्याण पैकेज के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री 80 करोड़ नागरिकों को 8 महीने तक मुफ्त का राशन पहुंचाने में सफल हो जाएं। इस सज्जन को यह बात स्वीकार नहीं कि 80 करोड़ नागरिकों तक इस बजट के संदर्भ में देश के प्रधानमंत्री ने राशन 8 महीने पहुंचाया कैसे? क्योंकि जब जब सत्ता इनके पास थी तब तब गरीब का क्या हश्र होता था ये देश जानता है, इसलिए आज वो सत्ता में नहीं है। आज अमेठी की सांसद होने के नाते इस बजट का समर्थन करते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करती हूं कि देश की 80 करोड़ नागरिकों में अमेठी का 3,18,000 नागरिक है जिसको मुफ्त राशन देश के प्रधानमंत्री ने इस बजट के आधार पर दिया। इस व्यक्ति ने कहा, जो सदन में इस वक्त मौजूद नहीं है, जब अनुराग ठाकुर जी बोल रहे थे तब चले गए, कि उनका बजट से कोई सरोकार नहीं। और मैं अचंभित नहीं, क्योंकि इस बजट में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का उल्लेख है। 2,23,000 करोड़ का आवंटन वित्त मंत्री ने इस बजट के माध्यम से किया, लेकिन सरोकार उस सज्जन को नहीं जब वो सांसद थे। उनके जिला के अस्पताल में महोदय सीटी स्कैन की मशीन तक नहीं थी। महोदय, जब वो सज्जन सांसद थे अमेठी के, तब उनके परिवार के एक ट्रस्ट ने वर्षों पहले जमीन ले ली प्रशासन से, ये झांसा देते हुए कि मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा अमेठी में। उस जमीन पर अपने लिए गेस्ट हाउस बना लिया। लेकिन आज मैं अमेठी की सांसद होने के नाते ये कहना चाहती हूं, अमेठी में पहली बार मेडिकल कॉलेज देने का अगर प्रावधान किसी ने किया तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया। महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, आपका रिकॉर्ड में नहीं जाता है। आप मैं कहना चाहती हूँ महोदय, एक सांसद के नाते मैं जो तथ्य आज कह रही हूँ उसे कोई नहीं झुठला सकता। जिस सांसद के रहते अमेठी में एक सीटी स्कैन की जिला अस्पताल में मशीन तक नहीं लगी, सुनने की शक्ति रखो, उस सांसद ने कभी भी इस बात पर चिंतन नहीं किया कि 2010 में अमेठी जिला के सृजन के बाद कलेक्टर का एक ऑफिस तक नहीं बना। महोदय, शिलान्यास अगर कलेक्टर ऑफिस के लिए, अगर आरटीओ ऑफिस के लिए, जिला के अगर फायर स्टेशन के लिए, पुलिस लाइन के लिए, जिला विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय उसके लिए, अगर ये सारे शिलान्यास, ये सारे कार्य हुए महोदय, तो उस आवंटन की वजह से हुए जिस बजट को आज पीठ दिखाकर वो व्यक्ति यहां से चले गए। और जो व्यक्ति अपने जिले में, अपनी लोकसभा क्षेत्र में कलेक्टर का एक ऑफिस नहीं बना पाया, वो देश को बनाने के बजट का समर्थन का खाक करेगा। महोदय, ये कहना उचित होगा महोदय कि इस बजट में जब स्वास्थ्य के आवंटन की मैंने चर्चा की तो मात्र मेडिकल कॉलेज की चर्चा नहीं की। सांसद के नाते मैं ये भी आभार व्यक्त करना चाहती हूं देश की, प्रदेश की सरकार को कि 200 बेड का ट्रॉमा सेंटर अगर बना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मेरे गृह क्षेत्र में, मेरी लोकसभा क्षेत्र में बना। महोदय, जिस सज्जन ने आज बजट से चर्चा करने से इनकार कर दिया,
उस सज्जन को कभी ना कभी अमेठी में जाकर इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि अमेठी में 3 लाख गरीब परिवारों की बहू, बेटियां, माताएं खुले में शौच में जाती थी। उन परिवारों के लिए कभी भी इस सज्जन ने एक शौचालय तक नहीं बनवा कर दिया। इसलिए आज इस बजट के प्रावधान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता हेतु 10 करोड़ गरीब परिवारों को जो देश में पहली बार एक शौचालय मिला, उसमें योगदान अमेठी के 3 लाख परिवारों को जीवन में पहली बार शौचालय बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी की सरकार को मैं आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहती हूं। बार बार देश की कृषि मंत्री ने कहा, साहब बताइए तो वो कौन सा क्लॉज है जिस पर चर्चा करनी है। वो क्लॉज कभी नहीं बताया गया। झूठ बोला गया कि एमएसपी का ऑपरेशन बंद हो जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय भाषण में कहा कि एमएसपी की तुलनात्मक क्या क्या आंकड़े हैं। मैं आज कहती हूं, कपास में 2013-14 में मात्र 90 करोड़ की खरीद की यूपीए की सरकार ने, मोदी सरकार ने कपास के अंतर्गत 26,000 करोड़ की खरीद करके दिखाया। और जो सज्जन इस सदन में किसानों की दुहाई देते हैं महोदय, 2013-14 में जब उनकी सरकार थी, इधर भी उधर भी, तब एमएसपी का लाभ मात्र 500 किसानों को मिला एक पूरे गृह क्षेत्र में। एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिससे 3 जिले जुड़े हैं, वहां पर 500 किसानों को एमएसपी के ऑपरेशन का लाभ दिया इस व्यक्ति ने, जो बजट पे चर्चा नहीं करना चाहता।